दोस्तों, जेली टेल्स में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सर आर्थर कैनन डॉयल की मशहूर रचना द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स की कहानी बोहेमिया की बदनामी। हम इस कहानी को 3 भागों में बांटे हैं। ज़्यादा देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं इसका पहला भाग। शेरलॉक होम्स के लिए वो केवल एक औरत थी। मैंने शायद ही कभी उसे किसी दूसरे नाम से पुकारते सुना होगा। उसकी नज़र में वो संपूर्ण नारी जाति पर छा जाती थी और उस पर प्रभुत्व स्थापित करती सी प्रतीत होती थी। ऐसा भी नहीं था कि उसके मन में एरिन एल्डर के प्रति किसी प्रकार की प्यार की भावना थी। कोमल भावनाएं खासतौर पर उसके मस्तिष्क में काबिले नफरत भी थी। मैं तो इसको इस तरह से लेता हूँ कि वह दुनिया की सबसे अच्छी तर्क करने वाली और निरीक्षण करने वाली मशीन था, पर जहाँ तक एक प्रेमी का सवाल है तो वहाँ वो गलत साबित होता। ताने व तिरस्कार के अलावा उसने कभी भी उससे नरमी से बात नहीं की थी। देखने वालों के लिए ये सब बातें प्रशंसनीय है तथा व्यक्ति के व्यवहार और भावनाओं को बेपर्दा करने वाली है, किंतु एक प्रशिक्षित तार्किक व्यक्ति के लिए उसके अपने नाजुक और संतुलित व्यवहार में ऐसे हस्तक्षेप को आने देना उसके ध्यान को भंग करना ही है और ये उसकी संपूर्ण मानसिक क्षमता पर संदेह पैदा करना है। हाल ही तक होम्स से मेरी बहुत ही कम मुलाकातें हुई थी। मेरी शादी ने हमें एक दूसरे से थोड़ा दूर कर दिया था, जबकि होम्स अपनी उन्मुख प्रकृति के साथ समाज की सभी चीज़ें को नापसंद करते हुए अपनी पुरानी किताबों में डूबा बेकर स्ट्रीट में ही रह रहा था। हर हफ्ते कभी तो कोकीन और कभी अपनी महत्वाकांक्षा के साथ वह नशे की खुमारी तथा अपने सजग स्वभाव के साथ बना हुआ था। वह अपराध के अध्ययन के प्रति अपनी गहरी रुचि रखते हुए बिल्कुल ही शांत था। वह अवलोकन की विलक्षण क्षमताओं को अपने अंदर समेटे हुए उन रहस्यों के सुराग ढूंढ लेता और उनसे पर्दा भी उठा देता, जिनको पुलिस अधिकारी निराधार मानकर छोड़ दिया करते थे। कभी कभी मैं उसके कारनामे सुनता था कि किस तरह वह त्रिपाक हत्या के केस में ओडेसा बुलाया गया था, जिसमें उसने ट्रेन कामलों में एकिस्टन भाइयों की दुखद कहानी का खुलासा किया और अंत में वह हॉलैंड के उस शाही परिवार के मिशन को भी सफलतापूर्वक पूरा कर पाया। इधर अपने पुराने सहयोगी और साथी के बारे में मुझे सिवाय उसकी उन खबरों के जो कि अखबारों में छप जाती थी कुछ भी नहीं पता था। यह 20 मार्च 1888 की रात थी और मैं एक मरीज को देखकर वापस लौट रहा था। तभी मैं बेकर स्ट्रीट से होकर निकला। जैसे ही मैं अपने उस पुराने चिर परिचित दरवाजे के सामने होकर गुजरा, मेरे मन में होम्स को फिर से देखने और ये जानने की इच्छा हुई कि वह अपनी असाधारण ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है। उसके कमरे में पर्याप्त रोशनी थी और मैंने देखा कि उसकी लंबी व असाधारण काया मेरे सामने से 2 बार गुजरी। वह अपने कमरे में तेजी से टहल रहा था। उसका सिर अपनी छाती पर झुका हुआ था और उसने अपने हाथ पीछे से बांध रखे थे। मैं क्योंकि उसकी हर आदत और मिजाज को समझता था, इसीलिए उसके इस व्यवहार से मुझे एक नई कहानी का पता चल रहा था। वह फिर से अपने काम में लग गया था। वह अपने नशे के सपनों से बाहर आ चुका था और किसी नई समस्या की खुशबू में डूबा हुआ था। मैंने घंटी बजाई तो उसने उस कमरे की ओर इशारा किया जो कि कभी मेरा हुआ करता था। उसके व्यवहार में बहुत अधिक उत्सुकता नहीं थी। ऐसा कभी कभी ही होता था, पर मुझे लगा कि मुझे देखकर वह खुश है। बिना एक शब्द भी बोले अपनी दयालुता भरी आंखों के इशारे से उसने मुझे कुर्सी पर बिठाया और अपना सिगार वाला डिब्बा मेरे तरफ फेंकते हुए कोनों में पड़े लाइटर की ओर इशारा किया। फिर अंगीठी के सामने खड़े होकर उसने अपने खास आत्मविलक्षण वाले तरीके से मुझे देखा। शादी से तुम खुश हो वाटसन? जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम 7.5 पाउंड बढ़ गए हो। 7, मैंने जवाब दिया। वाकई मुझे थोड़ा और अधिक सोचना चाहिए था, बस थोड़ा सा ही, और आगे से मैं इसका ख्याल रखूँगा। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम काम करने के लिए अपना मन बना चुके हो। तब तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ये सब देखा और जान गया। मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि तुम हाल ही तक भागते रहे हो और तुम्हारे पास एक फूहड़ और लापरवाह नौकरानी है। मैंने ये कहा, मेरे प्यारे होम्स, बहुत हो चुका। क्या तुम कई सदियों जी चुके हो? ये सच है कि मैं गुरुवार को दूर देहात में गया था और बड़ी गंदी हालत में घर पहुंचा, पर मैंने अपने कपड़े बदल लिए हैं। मैं यह सोच नहीं पा रहा हूँ कि तुमने इसका अंदाज़ा कैसे लगाया।
यहाँ तक मेरी नौकरानी मेरी जेन का सवाल है, वो बहुत ही फुहड़ है। मेरी पत्नी भी उसे कई बार टोक चुकी है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता चला? वह थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, फिर बोला, इसमें कुछ खास नहीं है। मेरी आंखें ने मुझे दिखाया कि तुम्हारे बाएं जूते की भीतर की ओर, ठीक वहीं जहाँ पर अंगीठी की रोशनी चमक रही है, चमड़े पर 6 बराबर खरोंचों के निशान लगे हैं। किसी ने लापरवाही से उन पर जमी मिट्टी की परत को हटाने के लिए खुरचा है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। अब तुम मेरे दूसरा निष्कर्ष देख सकते हो कि तुम बहुत ही खराब मौसम में बाहर गए थे और तुमने लंदन की खास तरह की बूट पॉलिश लगा रखी है। तुम्हारी प्रैक्टिस के मद्देनजर जब एक भला आदमी मेरे कमरे में आइडोफार्म की महक के साथ घुसता है और उसके हेड के दाहिने तरफ के उभरे हिस्से से पता चलता है कि उसने इसमें अपना आला छिपा रखा है, तब अगर मैं उसे मेडिकल पेशे का सक्रिय सदस्य न पुकारूं, तो फिर मैं वाकई बेवकूफ़ हूँ। इन नतीजों तक पहुँचने के उसके तरीकों को सुनकर मैं अपनी हंसी न रोक सका। मैंने कहा, तुम्हारे बताए कारणों को जब मैं सुन रहा था, तब ये चीज़ें इतनी मज़ेदार और सरल ढंग से मेरे सामने आ रही थी कि जैसे इन्हें मैं खुद ही बता रहा हूँ। हालांकि तुम्हारे हर तर्क पर मैं तब तक भ्रमित था जब तक कि तुम अपनी प्रक्रिया को बता नहीं देते थे। अभी भी मुझे यकीन है कि मेरी आंखें तुम्हारी तरह ही अच्छी भली चंगी है, होम्स बोला। फिर उसने अपनी सिगरेट जलाई और आराम कुर्सी पर बैठ गया। तुम देखते तो हो पर ध्यान से नहीं देखते, इन दोनों में काफ़ी अंतर है। जैसे तुमने कई बार उन कदमों को देखा होगा जो कि इस हॉल तक आती है। कई बार? कितनी बार? 100 बार तो देखा ही होगा। तब बताओ वे कितने कदम होंगे? कितने कदम? ये मैं नहीं बता पाऊँगा। ऐसा ही है, तुमने इन्हें ध्यान से नहीं देखा, पर तुम उन्हें देख चुके हो और यही मेरा मतलब है। अब मैं तुमको बताता हूँ कि वहाँ 17 कदम हैं, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है और ध्यान से देखा है। क्योंकि तुम मेरी इन छोटी छोटी समस्याओं में रुचि लेते हो और मेरे इन छोटे छोटे अनुभवों को लिखते भी हो, इसीलिए तुम्हारी इनमें रुचि हो सकती है। उसने गुलाबी रंग का मोटे कागज का एक टुकड़ा मेरी ओर उछाला, जो कि मेज पर खुला पड़ा हुआ था। वो बोला, जोर से पढ़ो, ये आज की आखिरी डाक से आया है। इस सिक्के में ना तो तारीख थी और ना ही पता। आज की रात 8:15 बजे आपसे मुलाकात की जाएगी, क्योंकि एक भला आदमी आपसे किसी गंभीर मसले पर परामर्श लेना चाहता है। यूरोप के शाही घरानों में से एक के लिए आपकी दी गई हाल ही की सेवाओं से पता चलता है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिन पर उन मामलों का यकीन किया जा सकता है, जो कि बहुत ही खास है और जिन्हें बढ़ा चढ़ाकर भी नहीं बताया जा सकता है। आपके बारे में ये जानकारी हमें कई सूत्रों से मिली है। आप उस समय अपने चैम्बर में ही रहें और यदि आपका आगंतुक नकाब में आता है तो नाराज मत हो जाइएगा। मैंने टिप्पणी की, ये तो वाकई एक रहस्य है। इससे आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिना आंकड़े के किसी धारणा पर पहुंचना एक बड़ी गलती होगी। तथ्यों के अनुरूप धारणाएं बनाने के बजाय व्यक्ति बेवकूफ़ी से धारणाओं के अनुसार तथ्यों को तोड़ता मरोड़ता है। परंतु इस पर ध्यान रखें कि आप इससे क्या परिणाम निकालते हैं। मैंने उस कागज़ और उस पर लिखी लिखावट दोनों को ही अच्छी तरह से देख लिया है। अपने साथी की ही तरह मैंने भी कहा, जिस आदमी ने इसे लिखा है उसके काफ़ी संपन्न होने की संभावना है, क्योंकि ऐसे कागज़ का पैकेट आधे क्राउन से कम कीमत का नहीं होगा। यह खास मोटा और मजबूत है। होम्स बोले, खास एक महत्वपूर्ण शब्द है। यह किसी भी हाल में इंग्लैंड का कागज़ नहीं लगता है। इसे रोशनी में लेकर चलो। मैंने ऐसा ही किया और देखा कि कागज़ की बनावट पर बड़ा ई, छोटा जी, बड़ा पी, बड़ा जी और छोटा टी बुना हुआ है। होम्स ने पूछा, इसका तुम क्या अर्थ लगाते हो? इसमें कोई शक नहीं है कि यह कागज़ बनाने वाला का नाम या उसका मोनोग्राम होगा। बड़े जी के साथ छोटा टी लिखा है, जो कि जर्मन भाषा में कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है, और पी से वाकई पेपर का पता चलता है। ये और जी के लिए आओ महाद्वीपीय गाजेटर पर एक निगाह डालते हैं। उसने अपने अलमारी से भूरे रंग का भारी भरकम गजेटियर का खंड निकाला। इग्रिया यहाँ जर्मन भाषी क्षेत्र में है। यह है बोहेमिया। ये जगह कार्लस्क्वाड से दूर नहीं है। वैसे ये जगह वेलेंस्टीन की मौत और उसकी कई कांच फैक्ट्रियों और कागज़ मिलों के कारण मशहूर है। इससे अब तुम क्या अनुमान लगाते हो?
उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी और उसने अपनी सिगरेट से कामयाबी का एक गहरा नीला धुआं फेंका। मैंने कहा, ये कागज बोहेमिया में बनाया गया है और ये भी तय है कि जिस व्यक्ति ने यह रुक्का लिखा वो जर्मन है। क्या तुमने उस खास तरह के वाक्य की रचना पर ध्यान दिया है? एक फ्रांसीसी या रूसी आदमी इस तरह से नहीं लिख सकता है। एक जर्मन ही क्रियापदों के प्रयोग में शिष्टाचार का उपयोग नहीं करता है। अब केवल ये जानना रह जाता है कि वह जर्मन जिसने उस बोहेमिया के कागज पर लिखा है और अपना चेहरा न दिखाने के लिए नकाब का प्रयोग कर रहा है, वह क्या चाहता है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वह यहाँ हमारे सभी शक शुबहों को दूर करने आएगा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, घोड़े के खुरों, पहिए के रुकने और घंटियों के खींचे जाने की एक तेज आवाज़ आई। होम्स ने सीटी की आवाज़ निकाली और कहा, आवाज़ से पता चलता है कि घोड़ों की जोड़ी है। और फिर खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, हाँ, एक छोटी सी बंद घोड़ा गाड़ी है और एक जोड़ा सुंदर घोड़े भी हैं। एक की कीमत 150 गिन्नी होगी। इस केस में और कुछ हो न हो पर रकम है वाटसन। होम्स, मैं सोचता हूँ कि मेरा अब जाना ही बेहतर होगा। बिल्कुल नहीं डॉक्टर, तुम जहाँ हो वहीं रुके रहो। बिना तुम्हारे जैसे साथी के मैं कुछ भी नहीं हूँ। यह मेरा तुमसे वादा है कि यह केस बहुत ही रोचक होगा। इसे छोड़ना खेत का विषय होगा। पर तुम्हारा मुवक्किल, उसकी चिंता मत करो। मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए तो उसे भी चाहिए। अब वो आ रहा है, इसीलिए कुर्सी पर बैठ जाओ डॉक्टर और इस केस पर अपना पूरा ध्यान दो। सीढ़ियों और गलियारे में भारी और धीमी कदमों की आवाज़ आ रही थी और वह दरवाजे के ठीक बाहर आकर बंद हो गई। फिर दरवाजे पर एक तेज और अधिकार से भरी थपथपाहट हुई। होम्स ने कहा, अंदर आ जाइए। एक आदमी अंदर कमरे में घुसा। उसकी ऊंचाई 6 फीट 6 इंच से कम नहीं थी। उसकी छाती और शरीर के बाकी अंग हरकुलिस की तरह थे। उसका पहनावा काफ़ी कीमती था, परंतु इंग्लैंड में इसे भद्दी रुचि का ही समझा जाएगा। उसकी बाहों और सामने के दोहरे कोट तक झालर थी, जबकि कंधे पर गहरे नीले रंग का लवादा पड़ा था, जिसमें आग के रंग की सिल्क की धारियाँ थीं और ये उसकी गर्दन पर बंधा हुआ था, जिसमें एक लहसुनिया भी जड़ा था। उसके जूते पिंडलियों तक ऊंचे थे और उनमें ऊपर की ओर एक कीमती भूरा फर भी लगा हुआ था। इस तरह वह पूरा का पूरा एक अति संपन्न क्रूर व्यक्ति का रूप लिए हुए था। उस आदमी ने अपने हाथों में मोटी चौड़ाई वाला एक टोप ले रखा था। हालांकि उसे उसने सिर के ऊपरी हिस्से में ही पहना था। उसने अपना नकाब अपनी ठुड्डी तक खींच रखा था, जिससे उसने उसी समय ही ठीक किया, क्योंकि जैसे ही वह कमरे के भीतर घुसा, उसने अपना हाथ इसी काम के लिए ऊपर उठाया था। उसके चेहरे के निचले हिस्से को देखकर ऐसा मालूम पड़ता था कि वह व्यक्ति दृढ़ चरित्र का है, पर उसके मोटे लटकते होठों और सीधी ठुड्डी से उसकी जिद्दी होने का भी पता चलता था। उसने जर्मन लहजे में अपनी गरजती आवाज़ में पूछा, आपको मेरा संदेश मिला होगा। मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे मिलूँगा। फिर उसने हम दोनों की ओर इस आशय के साथ देखा कि वह हम में से किसे संबोधित करे। होम्स बोले, कृपया बैठिए। ये हैं डॉक्टर वाटसन, मेरे साथी और सहयोगी, जो कि अक्सर ही मेरे किस्सों में सहायता करते हैं। मुझे किससे बात करनी चाहिए? आप मुझे काउंट वन क्राम कह सकते हैं। मैं बोहेमिया का एक सम्मानित आदमी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये व्यक्ति आपका मित्र है और सम्मानित भी है, जिस पर मैं अपने बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के लिए विश्वास कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है तो मुझे आपसे अकेले में ही बात करनी चाहिए। मैं जाने के लिए उठा ही था कि होम्स ने मेरी कलाई पकड़ ली, मुझे कुर्सी पर वापस बिठा दिया और कहा, आप मुझसे जो भी कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं। काउंट ने अपने चौड़े कंधे उचकाए और कहा, तब मैं शुरू करता हूँ। आप दोनों को 2 सालों के लिए पूरी गोपनीयता बरतने के लिए मैं संबोधित करता हूँ, क्योंकि इसके बाद इस मामले का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस समय ये कहना भी काफ़ी नहीं है कि इसका महत्व इतना है कि ये यूरोपीय इतिहास पर अपना प्रभाव डाल सकेगा। होम्स ने कहा, मैं वादा करता हूँ। और मैं भी। हमारे अजनबी आगंतुक ने कहा, आप मुझे इस नकाब के लिए माफ़ करेंगे, क्योंकि वह सम्मानित व्यक्ति जिसने मुझे नियुक्त किया है, उसकी इच्छा है कि उसका एजेंट आपसे अपरिचित ही रहे, और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अभी जिस उपाधि से खुद को नवाजा वह मेरी अपनी नहीं है। होम्स ने थोड़े रुकपने से कहा, मैं ये जानता था, परिस्थितियाँ बहुत ही नाजुक हैं और इनको संभालने के लिए एहतियात की ज़रूरत है।
नहीं तो ये बदनामी की एक बड़ी वजह बन सकती है और यूरोप के शासकीय परिवारों में से एक को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। खुलकर कहे तो ये मामला आर्मस्ट्रांग के शाही घराने बोहेमिया के वंशज राजाओं को फंसा रहा है। होम्स ने खुद को आराम कुर्सी में धंसाते हुए और अपनी आंखें बंद करके फुसफुसाते हुए कहा, मैं ये भी जानता था। हमारे आगंतुक ने आराम से निष्क्रिय पड़े उस व्यक्ति की ओर आश्चर्य से देखा जिसने खुद को यूरोप के एक अति ऊर्जावान एजेंट और त्वरित तार्किक व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। होम्स ने अपनी आंखें धीमे से खोली, अपने उस भीमकाय मुवक्किल की तरफ अधीरता से देखा और कहा, यदि महामहिम अपने इस मामले को बताने की कृपा करें तो मैं आपको बेहतर परामर्श दे पाऊंगा। वह आदमी अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। फिर बेचैनी के भाव के साथ उसने अपना नकाब नोचकर जमीन पर फेंक दिया और चीख कर कहा, तुम सही कहते हो, मैं ही किंग हूँ। अब मुझे इसे छिपाने की क्या ज़रूरत है? होम्स फुसफुसाते हुए बोले, वाकई महामहिम ने मुझे नहीं बताया था, पर मैं जानता था कि मैं विलियम गगरिस, सिगमंड वन आर्मस्ट्रांग, कैसल पैलेस्टीन के महान ड्यूक और बोहेमिया के वंशज किंग से बात कर रहा हूँ। हमारे विचित्र से आगंतुक ने फिर से कुर्सी पर बैठते हुए और अपने ऊंचे सफ़ेद माथे पर हाथ फिराते हुए कहा, आप समझ ही सकते हैं कि मैं खुद ही इस तरह के काम करने का आदी नहीं हूँ, पर यह मामला इतना नाजुक था कि बिना इसमें खुद को शामिल किए मैं किसी एजेंट को बता नहीं सकता था। मैं आपसे परामर्श लेने के लिए छिपकर प्राग से यहाँ आया हूँ। होम्स ने फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, तब कृपया परामर्श लीजिए। संक्षेप में कुछ तथ्य इस प्रकार है। करीब 5 साल पहले वारसा की एक लंबी यात्रा के दौरान मेरी मुलाकात एक पहुंची हुई तिकड़मी महिला से हुई थी। उसका नाम एरिन एल्डर है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप भी उस नाम से परिचित होंगे। होम्स ने अपनी आंखें मूंदी ही फुसफुसाते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज़ जरा इस नाम को मेरी सूची में देखिए। इधर कई सालों से होम्स ने लोगों के नामों और उनसे संबंधित चीज़ों की जानकारियों को एक जगह सूची बनाकर रखने का तरीका अपना लिया था, क्योंकि इसके बिना उन्हें नाम और विषय जानने में मुश्किल होती थी। इस मामले में मैंने उस महिला का जीवन परिचय ढूंढ निकाला जो हिब्रू के गुरु और स्टाफ कमांडर, जिन्होंने गहरे समुद्र की मछलियों के बारे में लिखा है, के बीच थी। होम्स ने कहा, मुझे देखने दो। वह सन 1858 में न्यू जर्सी में पैदा हुई थी। वारसा के इंपीरियल संगीत नाट्य की गायिका और अब सेवानिवृत्त। संभव है लंदन में ही रह रही है। जैसे कि मैं समझता हूँ, महामहिम का इस जवान औरत से कभी संबंध था और इस औरत को महामहिम से कुछ अंतरंग पत्र भी लिखे थे और आप उन पत्रों को वापस लेना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, पर कैसे? क्या आपने उससे छुपाकर शादी की थी? नहीं। कोई कानूनी कागजात या प्रमाण पत्र? नहीं। तब महामहिम, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वह महिला जब उन पत्रों को ब्लैकमेल करने या किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रस्तुत करेगी, तब उनकी प्रामाणिकता कैसे सिद्ध करेगी? मेरी लिखावट से धोखाधड़ी भी हो सकती है। वह मेरे निजी कागज हैं, चोरी चले गए होंगे। मेरी अपनी मुहर हूबहू ऐसे ही बना ली गई होगी। मेरे फोटोग्राफ ये भी लिए जा सकते हैं। हम दोनों उस फोटोग्राफ में साथ साथ हैं। ओह, यही बुरा हुआ। महामहिम, यहाँ आपने वाकई असावधानी बरती है। मैं उस समय पागल था, बिल्कुल पागल। क्या इस मामले में आप वाकई गंभीर थे? उस समय मैं राजकुमार ही था और युवक भी, पर अब मैं 30 साल का हूँ। वह चिट्ठियाँ वापस पाई जा सकती थी। हमने कोशिश की थी, पर हम असफल रहे। महामहिम को इसके लिए धन खर्चा करना पड़ेगा। वह चिट्ठियाँ वापस मिल जानी चाहिए। वह उन्हें बेचेगी नहीं, तब चुरा ली जाएंगी। 5 बार कोशिश की जा चुकी है। मेरे धन के बल पर 2 बार उसके घर में सेंध भी लगाई जा चुकी है। एक बार जब वो यात्रा कर रही थी तो हमने उसका सामान ही दूसरी जगह भिजवा दिया था। 2 बार वह बीच रास्ते में ही उतारी जा चुकी है, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उनका कोई निशान भी नहीं मिला। बिल्कुल नहीं। होम्स हंसा और बोला, यह बहुत ही छोटी सी समस्या है। किंग छूटते ही बोल पड़े, पर यह मेरे लिए बहुत ही गंभीर है। वाकई वह उन फोटोग्राफ का क्या करना चाहती है? मुझे बर्बाद करना। पर कैसे? मैं शादी करने वाला हूँ। हाँ, मैंने सुना है वह स्कैंडिनेविया के किंग की दूसरी बेटी है।
और उसका नाम क्लोटिलेडी लोपमैन बान सेक्सेमेनिंजन है। आप उसके परिवार के कड़े सिद्धांतों के बारे में पता कर सकते हैं। वह खुद भी बहुत ही नाजुक स्वभाव की है। मेरे चरित्र पर शक के छाप ही इस संबंध को खत्म कर देगी। और एरिन एल्डर, वह उन फोटोग्राफ को वहाँ भेजने की धमकी दे रही है और वह इसे कर भी देगी। आप उसे नहीं जानते हैं, वह बहुत ही कठोर स्वभाव वाली है। उसकी शक्ल तो बहुत ही खूबसूरत औरत की है, पर मन बहुत ही कठोर आदमी का है। यदि मैं किसी और औरत से शादी करता हूँ तो वह किसी भी हद तक जा सकती है। आपको यकीन है कि उसने इन्हें अभी तक वहाँ नहीं भेजा होगा? मुझे पक्का यकीन है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि जिस दिन सगाई की घोषणा होगी उसी दिन वह उनको भेजेगी, और वह दिन अगला सोमवार ही है। होम्स ने जन्माई लेते हुए कहा, ओह, अभी 3 दिन बाकी है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे हाल ही में 1-2 और मामले निपटाने हैं। महामहिम क्या लंदन में ही रहेंगे? बिल्कुल, तुम मुझे वहाँ लेघम के काउंट ब्रान क्राम के नाम से जान सकते हो। तब मैं आपको वहीं कुछ लिखूँगा ताकि आपको पता लग सके कि हमने कितनी प्रगति की है। प्लीज़ ज़रूर, मैं बहुत ही बेचैन हूँ। और धन, उस पर आपको पूरा अधिकार है। पूरा? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं उन फोटोग्राफों के बदले अपने राज्य का एक प्रांत तक दे सकता हूँ। और मौजूदा खर्च के लिए किंग ने अपने लवादे के भीतर से सांबर के चमड़े का एक भारी बटुआ निकालकर मेज पर रखते हुए कहा, इनमें स्वर्ण के रूप में 300 पाउंड्स और नोटों के रूप में 700 पाउंड्स हैं। होम्स ने अपनी नोटबुक से एक रसीद काटी और उन्हें दे दी। होम्स ने पूछा, मिस का पता? ब्रानी लॉज, सरपेंटाइन एवेन्यू, सेंट जॉन्स वुड। होम्स ने इसे लिख लिया और कहा, एक और प्रश्न, क्या उसका कोई फोटोग्राफ है? क्या ये कैबिनेट साइज का है? हाँ, ठीक है महामहिम, गुड नाइट। और मुझे विश्वास है कि हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर होगी। जैसे ही वह घोड़ा गाड़ी वापस जाने के लिए मुड़ी, उसने कहा, गुड नाइट वाटसन। यदि तुम कल दोपहर 3 बजे आओ तो मैं तुम्हारे साथ इस मामले पर बात करूँगा। और इसी तरह बोहेमिया की बदनामी का पहला भाग संपूर्ण हुआ। और दूसरा भाग देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेली टेल्स को। धन्यवाद।